आदमी की बातें सुनकर जियोंग उसकी आंखों में घूरने लगा और जल्द ही उसे एहसास हो गया कि क्या होने वाला है। उसका संदेह सही था। आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से जियोंग ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। उसने बस गति पकड़ी और हमले से बचते हुए एक तरफ छलांग लगा दी, जिससे आदमी की मुट्ठी जमीन पर टकराई और टुकड़े टुकड़े हो गए। जब जियोंग हवा में था और आदमी से दूर जा रहा था, उसने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और एक आक्रामक नज़र से उस आदमी को घूरने लगा और आश्चर्य करने लगा कि जियो परिवार क्या है। आदमी के रवैये को देखकर जियोंग को एहसास हुआ कि वह सामान्य नहीं था। वह आदमी बहुत गुस्से में था। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और जियोंग को जानलेवा नज़र से घूरते हुए वह तेज गति से उसके पास जाने लगा। उसने अपनी तलवार निकाली और खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तेज गति के लिए उसकी प्रशंसा करने लगा। ये देखकर कि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, जियोंग ने अपना हुड हटा दिया और अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया, जिससे नन्हे नाइन की जहरीली धुंध दिखाई देने लगी। वह उस आदमी को गौर से देखने लगा और नन्हे नाइन से कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वह जहरीली धुंध के माध्यम से खुद को प्रकट करती है और उस आदमी को जानलेवा नज़र से घूरते हुए समझ से जवाब देती है। जहरीली धुंध को देखकर वह आदमी और भी आक्रामक हो गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और जियोंग से पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि वह उसे फिर से उसी चाल से डरा देगा। जियोंग इस कमीने को सबक सिखाने से ठीक पहले कोई प्रकट हुआ और उस आदमी को झेंग ताई कहकर संबोधित किया। उसे एक बार फिर याद दिलाया कि उन्हें सावधानी से काम करना होगा। आवाज़ सुनकर झेंग ताई की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे किया, वह डरने से खुद को रोक नहीं सका। जियोंग बस चुपचाप खड़ा रहा और देखने लगा और सोचने लगा कि क्या हो रहा है। झेंग ताई के पीछे नीले बालों वाला एक आदमी दिखाई दिया, जिस पर हुड लगा हुआ था। वह काफी गुस्से में था। उसने उसे जानलेवा नज़र से घूरना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है, जबकि उसने उसे किसी की तलाश करने के लिए कहा था। झेंग ताई बुरी तरह डर गया। उसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर पीछे किया, वह कांपने लगा और स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस आदमी ने उसे बीच में रोक दिया, पीछे मुड़ा, अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया और एक निराशाजनक नज़र से उसे कचरा कहा जो केवल समस्याएं ही पैदा करता है। ये सुनकर बेचारा झेंग ताई और भी ज्यादा डर गया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उस आदमी ने उसकी ठुड्डी के नीचे एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका खून बहने लगा। यह आदमी जाओ परिवार का हिस्सा था, जबकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। उसने अपना सिर झेंग ताई की ओर घुमाया और एक जानलेवा नज़र से उसे एक बार फिर याद दिलाया कि वह जाओ परिवार का एक कुत्ता है, जिसे जाओ परिवार का नाम इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत झेंग ताई जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, उसके सामने अपना सिर झुकाया और माफ़ी मांगी, ये समझाते हुए कि वह भविष्य में इसे नहीं भूलेगा। अब जब कोई कार्रवाई नहीं होने वाली थी, तो जियांग ने अपना हुड वापस रखा, अपना सिर उनकी ओर घुमाया और चुपचाप उन्हें देखा। अविश्वसनीय रूप से उसने उस आदमी की उपस्थिति को महसूस नहीं किया था। उसे यह महसूस करने में देर नहीं लगी कि यह आदमी पिछले योद्धा से ज्यादा खतरनाक था। जब झेंग ताई उठ रहा था, तो वह आदमी जियांग के पास आया और माफ़ी मांगते हुए बताया कि उसका कुत्ता चीज़ों को काटता है। वह नायक को इसके लिए मुआवजा देने को तैयार था। जियांग ने बस उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि यह ज़रूरी नहीं था। ये सुनकर वह आदमी उसके पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह रेगिस्तान में जाने वाला है। वह आदमी उसके पास आया और जब उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी, तो वह उसकी आंखों में घूरने लगा और पूछा कि क्या वह उसके साथ रेगिस्तान में जाना चाहता है। जियांग बस उसकी आंखों में घूरने लगा और कई सेकंड तक चुप रहा।
फिर उसने अपनी पीठ उनकी ओर घुमाई और धीरे धीरे खुद को उनसे दूर करते हुए उसने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अकेले जाना पसंद करता था। ये सुनकर वह आदमी बस जियांग को दूर जाते हुए देखता रहा और चुप रहा। उसने सोचा कि वह काफी दिलचस्प व्यक्ति है। वह जानता था कि जियांग ने आध्यात्मिक गुरु नामक सृष्टि के दिव्य वर्ग को जागृत किया है। एक बार जब जियांग ने खुद को उनसे काफी दूर कर लिया तो झेंग ताई खड़ा हुआ, उस आदमी के पास गया और उससे पूछा कि क्या उसे उस व्यक्ति की तलाश जारी रखनी चाहिए जिसे उसे सौंपा गया है। आदमी ने अपना सिर थोड़ा उसकी ओर घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि जब तक वह खत्म करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसके अलावा उसे पहले ही सुराग मिल चुके थे। जिस लड़की की वे तलाश कर रहे थे वह शहर से भाग गई थी और शायद निकटतम स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान को पार करना चाहती थी। उसने अपने हाथ से अपना हुड उतार दिया और जैसे ही वह झेंग ताई से दूर जा रहा था उसने उससे कहा कि वह उसे सराय में जीवित न आने दे। उसे आदेश दिया कि वह सभी बिखरे हुए नौकरों को वापस बुलाए और उसके साथ रेगिस्तान में चले जाए। झेंग ताई ने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे, अपनी छाती पर हाथ रखकर, अपना सिर नीचे करके, अपनी आंखें बंद करके एक समझ के साथ जवाब दिया। मनुष्य इस ग्रह पर व्यापक रूप से फैल गए थे और उन्होंने अनगिनत शहर बनाए थे। हालांकि जागृत युग के आगमन के साथ जानवरों, गुप्त क्षेत्रों और काल कोठरी की लहरों ने मानव घरों पर आक्रमण करके महान शक्ति के साथ प्राचीन मानव आवासों का निरंतर पुनर्निर्माण किया। आजकल केवल जागृत लोग जो शक्ति चाहते हैं, राक्षसों से लड़ने, स्तर बढ़ाने और धन प्राप्त करने के लिए इन स्थानों पर लौटते हैं। अब इन स्थानों को जंगली भूमि के रूप में जाना जाता है। जियांग ने क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू किया और रास्ते में उसे चूहों का एक झुंड मिला। कई घंटे बाद जियांग शहर के एक दूरस्थ और नष्ट हो चुके हिस्से में पहुंच गया। जब वह चल रहा था तो उसे लगने लगा कि वह रास्ता भटक गया है। वह भूत जानवर के घोंसले की ओर बढ़ रहा था और वह पहले से ही कई घंटों से चल रहा था। रात हो चुकी थी और वह अभी भी नहीं पहुंचा था। लिटिल नाइन को भूख लगी थी, इसलिए उसने एक चूहे का शिकार किया। जियांग के सिर पर चढ़ गई और उसे अपने मुंह में रखते हुए उसने महसूस किया कि इसका स्वाद अच्छा नहीं था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वह कुछ भी नहीं खा सकती। रास्ते में जियांग ने कई राक्षसों को देखा था, लेकिन अब जब वह इस क्षेत्र में पहुंच गया था तो वह एक मजबूत राक्षस को भी नहीं देख सकता था। इन राक्षसों को खाने का मूल्य बहुत कम था अगर जियांग को जानवरों का घोंसला नहीं मिला। ये देखते हुए कि उसे वापस लौटने में बहुत समय लगेगा, वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसे रात की पहरेदारी में प्रवेश करने में देरी हो सकती थी। जब जियांग चल रहा था तो वह गंभीर निगाह से आगे देखने लगा और अपने विचारों में खो गया। तभी आसमान काले बादलों से भरने लगा, जब तक कि कई सेकंड बाद बारिश शुरू नहीं हो गई। उस समय क्षेत्र में छिपी एक विशाल मकड़ी ने जियांग की उपस्थिति को देखा और जैसे ही वह धीरे धीरे उसकी ओर उतरी उसने उसे जानलेवा निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। जियांग ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और जैसे ही बारिश की बूंदें उसके हाथ पर गिरीं उसने महसूस किया कि यह बारिश एक जादुई उतार चढ़ाव थी, जिसका मतलब था कि वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गया था जहां कुछ जानवरों के ठिकाने थे। वह खुशी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि भले ही उन्होंने जानवर के घोंसले की खोज में गलती की थी, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वह मिल गया था। अब केवल एक ही काम बचा था कि जल्दी से राक्षस को ढूंढा जाए ताकि पहली बार खाने वाले बार को पूरी तरह से भरा जा सके। कई सेकंड बाद जियांग ने अपना सिर पीछे घुमाया और देखा कि राक्षस धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरने लगे और कई सेकंड तक चुप रहे। लिटिल नाइन प्रकट हुई और जब वह राक्षस को गौर से देख रही थी तो उसने जियांग से पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह हस्तक्षेप करे। जियांग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और राक्षस को देखते हुए
उसने उसे जवाब दिया कि यह आवश्यक नहीं था क्योंकि इस राक्षस का स्तर अधिक नहीं था और यह अन्य राक्षसों की तुलना में केवल थोड़ा बड़ा शरीर वाला लग रहा था। इसका फायदा उठाते हुए राक्षस जमीन पर उतर आया और उस पर हमला करने के लिए अपने तीखे पैरों को तैयार करने लगा। एक जानलेवा नज़र के साथ राक्षस ने जियांग पर अपने तीखे पैरों से हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ज्यादा प्रयास किए बिना उसने गति पकड़ी और छोटे छोटे छलांग लगाकर हमलों को चकमा देना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। फिर मौके का फायदा उठाते हुए उसने ताकत जुटाई और एक बड़ी छलांग लगाई। पलक झपकते ही वह राक्षस के ऊपर आ गया, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और हमला करने के लिए तैयार हो गया। राक्षस ने अपना सिर उठाया और जियांग को देखते ही घबरा गया और सोचने लगा कि क्या हो रहा है। जियांग ने राक्षस पर जोर से वार किया, जिससे उसका शरीर जमीन पर जा गिरा, उसकी जान चली गई और फर्श के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब जियांग अपने विचारों में खोया हुआ था, लिटिल नाइन प्रकट हुई। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और उसे बताया कि और भी राक्षस प्रकट हुए हैं। उसकी आवाज़ सुनकर वह अपनी मदहोशी से बाहर आया, अपना सिर एक तरफ घुमाया और हैरान रह गया। उसके वार की आवाज़ ने उस इलाके में छिपे सभी दूसरे राक्षसों का ध्यान खींचा था। जब जियांग राक्षस की लाश के ऊपर खड़ा था, तो विशाल मकड़ियां उसके पास आने लगीं। ये देखकर उसने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और जहरीली धुंध का इस्तेमाल किया और गुप्त क्षेत्र में पहले प्राप्त खंजर को बुलाया। जब वह और लिटिल नाइन विशाल मकड़ियों को घूर रहे थे, तो उसने उससे कहा कि यह एक अच्छा भोजन का आनंद लेने का समय है। वे दोनों विशाल मकड़ियों को एक कातिलाना नज़र से देखने लगे और उसने उससे पूछा कि क्या वह तैयार है, जिस पर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि वह तैयार है। जियांग ने लिटिल नाइन की जहरीली धुंध को सक्रिय किया, गति प्राप्त की और पलक झपकते ही अपने खंजर का उपयोग करके मकड़ियों पर हमला किया। उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और इस प्रक्रिया में उन्हें जहरीली धुंध से संक्रमित कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका स्तर भी तेजी से बढ़ा। अगर वे वापस जाते समय राक्षसों से लड़ते रहे, तो वे कम से कम 2 बार और ऊपर जा सकते थे। कुछ ही सेकंड में राक्षस मरने लगे। जिन लोगों को प्राणघातक घाव नहीं मिले थे, वे जहरीली धुंध के कारण मर गए, जिसने उनके शरीर को खराब करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही सभी राक्षस मर गए। लाशों का ढेर। जियांग ने लिटिल नाइन से इन सभी राक्षसों के अवशेषों को खाने के लिए कहा। वह काफी खुश हो गई। उसने अपने हाथों को बगल में फैलाया और उसे धन्यवाद दिया। उस पल वह एक तरफ देखने लगी और उसे सूचित किया कि कुछ बड़ा, शक्तिशाली और स्वादिष्ट आ रहा है। ये सुनकर उसने भी अपना सिर एक तरफ घुमाया और ये देखकर कि लिटिल नाइन काफी उत्साहित थी। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि जो आ रहा था वह बॉस था। जियांग ने अपना सिर उस दिशा में घुमाया जिस दिशा से बॉस आ रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जानलेवा नज़र से जहरीली धुंध का इस्तेमाल किया और लिटिल नाइन को हमला करने का आदेश दिया। बॉस उनके पास आने लगा और कोहरे के बीच उसकी परछाई दिखाई देने लगी। ये देखकर लिटिल नाइन ने आदेश की अवहेलना नहीं की और बॉस पर हमला कर दिया। कई सेकंड बाद वह दर्द से चीखने लगा। ये देखकर कि बॉस की आवाज़ एक महिला की थी, जियांग ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और कुछ हद तक भ्रमित हो गया। पता चला कि लिटिल नाइन ने गलती की थी, क्योंकि उनके पास आने वाला व्यक्ति बॉस नहीं बल्कि एक महिला थी। जियांग के हमले के कारण महिला के कपड़ों का एक हिस्सा फट गया और कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब वह उसे देख रहा था, तो उसे आश्चर्य होने लगा कि यह किस तरह का जादुई प्राणी है। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।